नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आर ए आर री एग्जाम की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यह वह क्लास है जहां पर आप दोनों परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चलाई गई है इसका अध्ययन करते हैं। और यहां से जो आपको तथ्य बताए जाते हैं, जो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न की जाती है, ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। अगर आपको यकीन ना हो, एक बार आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और वहां पर अच्छा ज्यादा मत जाना, 2023 में फरवरी में आप लोग का एग्जाम हुआ था, उसमें एक बार जाकर के देख लेना, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा क्यों मैं ऐसा कहता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। 2023 में नहीं, मतलब 2023 का पेपर जो 11 फरवरी को था, ठीक है, वरना हिम्मत कहना सर आप किस पेपर की बात करें, इसी साल हुआ था फरवरी में पेपर लीक की वजह से री एग्जाम होने वाला। ठीक है, जिसकी डेट फाइनली जो है दिसंबर में दे दी गई है और इसकी डेट जो है आप लोगों को कब दी गई भैया, अक्टूबर में दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तारीखें निश्चित हैं, सारी चीज सुनिश्चित है, बस आप लोगों को क्या करना है, मेहनत चालू करना है। तो भैया यहाँ पर अक्टूबर और यहाँ पर दिसंबर का यहाँ पर जो टाइमलाइन हम लोग को मिला हुआ है, इसमें हम लोग को चीजें कंप्लीट करनी है। और उसके लिए सबसे जरूरी है समान अध्ययन वन, जो आप लोग के लिए क्या है, जीने और मरने का सवाल होता है, क्योंकि यहीं से आपकी क्या, आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, कि आपका सफर वहीं एक दिन में खत्म हो जाएगा, ये यह पेपर सुनिश्चित होता है। और ये अपने तत्व आपके अपने सफर को आगे ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अगर कुछ होती है प्रतिदिन की, तो होती है प्रैक्टिस क्लास। क्योंकि आप सब्जेक्टिव कितना भी पढ़ लें, आप सब्जेक्टिव वाइज कुछ भी पढ़ते रहें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सभी विषयों का समग्र अध्ययन देखने को मिलता है, जो आपकी तैयारी के लिए, आपकी उचित तैयारी के लिए, और क्या कहते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस पेपर करना टाइम वेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर क्या करना, पहले सब्जेक्ट्स पढ़ लें, तो माय डियर सब्जेक्ट्स पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने सब किताबों को एक बार पढ़ लिया तो उसका प्रैक्टिस पेपर करते रहो, सब्जेक्ट्स खुद ब खुद साथ में होते रहेंगे। ये बहुत ही स्मार्ट और कम समय में इफेक्टिव तैयारी का तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। और बाकी मैंने यहाँ पर पॉलिटी की मूल अधिकार स्पेशल क्लास, जो आप लोगों से मैंने कहा था कि सब्जेक्टिव वाइज देखने को मिलेगा, ये भी क्लास आपकी कल हुई थी, जो आपकी इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से आपका क्या नाम है, संबंधित है। देखिए भैया, आप एक चीज समझिए, जो आपका यूपी पीएससी या आपके अन्य जो स्टेट्स पीएससी की जो आयोग है, मतलब जो भी, ये आजकल वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, आपके खासकर यूपी पीएससी में तो कुछ ज्यादा ही आता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये यूपी मतलब क्या कहते हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही स्टैटिक टाइप के प्रश्न कि ये कहां से हैं या फिर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अक्सर आते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो बताइए भैया यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, ऊपरताल, पेट्रो, ब्रेडफोर्ड या सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो चलिए बर्ग होगा यहाँ पर, नॉट वर्ग होगा। तो चलिए भैया जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, उत्तरताल। जी भैया देखिए, उत्तरताल आपके जर्मनी में प्राचीन, मतलब वहां के प्राचीन, ठीक है, क्या था, वहां का ऊन का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज की डेट में ये टेक्सटाइल, जी भैया टेक्सटाइल का बहुत बड़ा, यहाँ पर कई सारे, देखो क्या होता है, पहले कोई एक स्थान जो है किसी पर्टिकुलर के लिए फेमस होता है, फिर उसके आसपास अन्य इंडस्ट्रीज लगने लग जाती हैं। ठीक है, वो अगर वहां पर उन्हें लगता है कि चलो ये भी लगाया सकता है, तो आज की डेट में यहाँ ऊपरताल जो आप देख रहे हैं, जो जर्मनी का एक सिटी है, वहां पर आजकल अन्य औद्योगिक केंद्र लग गए हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है। और साथ ही साथ आपको एक चीज बहुत ही अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, वो ये है कि इसे जो है यहाँ पर वूपर वैली रूट, ठीक है, ये जो है आपका क्या नाम है, टेक्सटाइल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, किसके लिए भाई दोस्तों, टेक्सटाइल के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। अब देखो ये जो है इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका है, मैंने कहा नहीं कि आज के में औद्योगिक केंद्र का बहुत अच्छा क्या एक जगह बन चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका अगर आपसे पूछा जाए ब्रेडफोर्ड कौन सी जगह, तो ब्रेडफोर्ड भैया आपके इंग्लैंड में, क्योंकि आपसे प्रश्न में आ सकता है। दरअसल इंग्लैंड में आप जानते हो यार, जो अलग अलग वहां पर भी क्या है, इंग्लैंड तो पूरे देश का नाम है,
वहां पर अलग अलग जो है शहर है। तो वेस्ट यॉर्कशायर, जी भैया एक जगह है वेस्ट यॉर्कशायर, वहां पर जो है आपको ये स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लैंड का वेस्ट यॉर्कशायर में जो है आपका ब्रेडफोर्ड जगह स्थित है। और सेंट पीटर्सबर्ग भैया देखो कोई बिना डाउट के ये आपका रसिया का है। और मैंने आपको मास्को दिखाया था ना, इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट की क्लास हो रही थी उसमें मैंने आपको मास्को दिखाया था। मास्को के बाद अगर रूस में कोई सबसे बड़ा सिटी है तो वो आपका कौन सा है भैया, रसिया सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, सिटी कोई है तो आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये आपके रूस में ही स्थित है। ठीक है, पेट्रो का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगा कि पेट्रो का सिटी कई चीजें होती है तो उसको मैंने नहीं ध्यान दिया। बाकी ऊपर ताज समझ गए, ब्रेडफोर्ड समझ गए, सेंट पीटर्सबर्ग समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहां से कहीं से भी पूछ सकता है। अब देखो तुम्हारी एक जिम्मेदारी क्या बनती है, मैं थोड़ा सा जो जरूरी होता है मैं बताता हूं, अदरवाइज आपकी जिम्मेदारी है तो ये चीजें मैंने बता दी ना आपको डिटेल में। अब आप कुछ ना करें, क्लास खत्म होने के बाद एक बार अपने एटलस से या क्या नाम है गूगल मैप से जा करके इन स्थान को एक बार चेक कर लीजिएगा अपने अपने से। मेरे बताने पे देख के तुम लोग भूल जाओगे, खुद से एक बार जाकर चेक कर लेना, दैट्स इट, तुम्हारा तैयार। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दीव, बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जवाब देते रहिए, प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो कह रहा नहीं है वही यहां पर सही है, जो नहीं है वही यहां पर सही है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, मलनाड आंध्र प्रदेश। सीधे देखो जो मलनाड है, ये मलनाड आपका आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि आपका क्या नाम है, कर्नाटका। जी भैया, कर्नाटका जो आप जानते हो वहां पर उसे बेसिकली मलनाड नहीं, मालानेडु, जी भैया मालानेडु, MALANEDU के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, जो मलनाड कहा जाता है, ये आपका वेस्टर्न घाट में पड़ता है। देखो कर्नाटक मलनाडा आपका जहां वेस्टर्न घाट में पड़ता है, वहीं आपका आंध्र प्रदेश क्या है, ईस्टर्न घाट की जो है क्या नाम है, पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों जस्ट अपोजिट चीजें हैं। बाकी झारखंड आपका पता है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। महाराष्ट्र में वृक्ष छाया प्रदेश, जी भैया दरअसल आपका जो सह्याद्री और आपका वेस्टर्न घाट बनता है वहां से इसका संबंध। दीव आपका जो देख रहे हैं काठिया वाटर, जो आपको पता है दमन नदी जो गुजरात से आपके क्या नाम है, उसके पूर्वी जगहों पर एक आइलैंड है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। चलो भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताओ ये गर्म झरने हैं और ये उन राज्यों से है, बताइए कौन सा यहां पर उन राज्यों में स्थित गर्म झरना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें भी। अब देखो क्या होता है ना कि आप लोग स्टैटिक कितना भी पढ़ लो, स्टैटिक पढ़ना आपको देखो प्रैक्टिस सेट का एक अपना महत्व क्यों होता है। आप स्टैटिक कितना भी पढ़ लो, किताबों को कितना भी पढ़ लो, ठीक है, आपको लगेगा हम पढ़ लिए, लेकिन आपने कितना सही पढ़ा, कितना अच्छे से पढ़ा, कितना आपको याद है, ये कौन बताता है, ये बताएगा कौन, एक ही लोग तो बताएंगे, वो क्या है आपका प्रैक्टिस। बस यही चीज है जो आपको बताएगी कि आपने कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या जरूरी पढ़ा, क्या जरूरी नहीं पढ़ा, यही होता है प्रैक्टिस। इसीलिए आपकी तैयारी में जो भी एक अच्छा आपको गाइडेंस करने वाला होगा वो आपसे कहेगा कि पहले सिलेबस समझो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझो, फिर उसके बाद अपने क्या नाम है तैयारी करो, बुक्स को यानी क्या सिलेबस को कंप्लीट करो। और इन सब के साथ आप जो है जब सिलेबस आपका लगभग लगभग आपको लगे कि मोर देन 70% आपका कंप्लीट हो गया है, तो वहीं से आप अपना प्रैक्टिस पेपर उठा लो। जी भैया 100% हमें सिलेबस नहीं कवर करना होता, ये ध्यान रख लीजिए। अगर आप मोर देन 70% सिलेबस खत्म कर लिए हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत प्रैक्टिस पेपर की तरफ बढ़ जाना चाहिए। यही आपका सबसे बेस्टम और स्मार्ट तरीका होता है। क्या होता है, समय भी कम लगेगा, तरीका भी पूरा होगा और सफलता भी सुनिश्चित होगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर जितने लोगों ने क्या, यहां पर जो सुमेलित नहीं है भैया वो आपका कौन सा, नारायणी। नारायणी दशहरा आपका जो गर्म झरना देख रहे हैं ये आपके राजस्थान में, जी भैया कौन से, राजस्थान में स्थित है। दरअसल ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ क्या नाम है पौराणिक तौर पर या मंदिर वंदिर भी है। बाकी अगर आप देखेंगे गुजरात में, तो गुजरात में वैसे 3 झरने हैं, एक है तुलसी श्याम और दूसरा क्या है सरतुंजय तीर्थ। जी भैया तुलसी श्याम, ठीक है, तुलसी श्याम, फिर क्या नाम है सरतुंजय और कमलेश्वर धाम, सरतुंजय और कमलेश्वर धाम। ठीक है, चलो अरे मिट जा भाई, हाँ सरतुंजय
ठीक है, शरतुंजय और कमलेश्वर धाम। ठीक है, ये तीन जो है, जो मैंने नाम बताए, ये गुजरात के एक तुलसी शाम, एक शरतुंजय और एक कमलेश्वर धाम, ये जो हॉट स्प्रिंग यानी गर्म झरने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्या गुजरात के। ठीक है, बाकी हिमाचल प्रदेश का मणिकर्क, ओडिशा का तप्त पानी और जो है क्या महाराष्ट्र का ब्रजेश्वरी। ठीक है, ब्रजेश्वरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहां पर आप लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेसे वाली फसलों से संबंधित है। चलो बताओ, रेसे वाली फसलों से संबंधित है मतलब जो होते हैं उनमें रेसे पाए जाते हैं, बस यही कहना चाह रहा है। और बताओ क्या होगा। तो आपको बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप केवल इसका जवाब देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कहां पर भैया रेसे मिलते हैं। देखो, गेहूं और चावल तो नहीं होगा ना, ये तो हटा दो, यानी सी ऑप्शन तो हट गया। ठीक है, उसका मसूर तो नहीं होगा। चलो अब बच रहा है क्या, ए और बी। तो ए और बी में से यार ये बताओ तुम, चने में नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या है, बी। ठीक है, मतलब होगा तो वैसे अलसी में होता है, पटसन का नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया है, क्या दोस्तों, बी जवाब दिया है, वो सही कल है। ठीक है, यहां पर जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया है वो सही कल है। क्लियर, आपको पता है ये तीनों फसल जानते हो ना, कपास, जूट, सलई। उम्मीद करता हूं ये नहीं जानते होगे तो क्या यार, तुम इंडिया में हो कि कहीं बाहर हो, इसी तरह के हो ना। चलो जवाब दीजिए। कथन कह रहा है, कारण कह रहा है, बताइए क्या होगा। ये चार ऑप्शंस आपके सामने है। देखो भैया, फिर आपसे बता रहा हूं, यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्लासेस जो मैंने कहा हुआ वो करा रहा हूं। पॉलिटी की मैंने जो है मूल अधिकारों का लगभग चीजें मैंने यहाँ क्लियर करा दिया है। देखो, मैंने पॉलिटी की इसीलिए प्लेलिस्ट भी बना दी। जी भैया, पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्जाम्स, आप किसी भी राज्य के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, किसी भी राज्य के आप परीक्षाओं में जाओगे तो पॉलिटी का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाने का यही रीजन है कि मैंने वहां पर हर वो किताब जो आप मार्केट में है और जो बेस्ट है उनकी किताबों का अध्ययन करके उससे एक एक पॉइंट जो आपके सिलेबस के अनुसार है, जहां से आपके आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रश्न बनाया। आपको लगता है कि सर बड़ी बड़ी बातें करें, कुछ मत करना, सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाना, पॉलिटी के कोई भी क्लास उठा लेना, खुद समझ जाओगे कि बातें बड़ी बड़ी हैं या फिर जो है क्लास असरदार है। ठीक है, चीजें आप पे छोड़ता हूं, कहना मेरा काम है, आकलन करना आपका, क्योंकि इतने तो समझदार हो ही चुके हो तुम लोग भाई, कल को अधिकारी बनने जा रहे हो तो आकलन ही तो करोगे ना। चलो बताइए, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहां पर क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है आप लोग के सामने क्या, ए। जी भैया, यहां क्या ए और आर दोनों सही, और आर ए का जो है सही व्याख्या। देखिए आप समझिए, जो चक्रवात आते हैं वो सबसे ज्यादा आपके ओडिशा तट पर आते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ओडिशा तट और पश्चिम बंगाल, ये दो ऐसे मतलब राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं आपके आने वाले चक्रवात से। और आपको पता है कि अगर आप देखा जाए बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में सबसे ज्यादा चक्रवात आपके बंगाल की खाड़ी में आते हैं। और बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात जो है बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, मतलब उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और आज के डेट में ये भी जान के चलो कि सबसे अच्छा कहीं पर जो है ऐसे समस्याओं से निपटने में कोई राज्य अगर सबसे अच्छा काम कर रहा है तो आज उड़ीसा है भी, क्योंकि इसने अपनी परेशानियों को देखा और इसने उसके लिए खुद को सशक्त किया। क्या होता है जब चक्रवात आता है तो तटीय इलाकों को बहुत नुकसानदेह कर देता है, वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है, जो घर मकान सारी चीजें होती हैं, वहां लोग होते हैं, इन सारी दुर्घटनाओं को करना पड़ता है। तो आज के दिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ ऐसा सिस्टम मजबूत कर लिया कि पहले से वार्निंग सिस्टम होता है, लोगों को हटा लिया जाता है, फिर कैसे किस प्रकार से कम नुकसान हो वहां तटों पर उसकी व्यवस्था की गई, तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब देखो ये बातों का दूसरा कारण क्यों जो है महानदी डेल्टा क्षेत्र, आपको पता है कि जहां आपका एक महानदी डेल्टा क्षेत्र बनता है उसी के ऊपर के आपका गंगा नदी का जो मोहाना बनता है। ठीक है, तो ये दोनों एरिया जो है यहाँ पर मैंग्रोव अच्छे खासे पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर मैंग्रोव का निर्वनीकरण यानी क्या भैया डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। भैया बिल्कुल, मैंग्रोव आपके बहुत ही असरदार होते हैं चक्रवातों को रोकने के लिए। जब आपका चक्रवात आपके समुद्र से तट की तरफ बढ़ता है तो ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, ये जो आपके तट से आगे आने पर जो स्थलीय भाग होता है वहां पर होने वाले नुकसानों को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनका जो डिफॉरेस्टेशन कर दिया जा रहा है किन्हीं भी कारणों से, इससे जो चक्रवात है वो क्या होता है उसकी वजह से रुक नहीं पा रहा, बल्कि उसके स्थल पर आकर के आम जन को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसीलिए जो है ओडिशा ने और पश्चिम बंगाल ने वहां पर इसको बढ़ावा देने के लिए एक योजनाएं भी चलाई कि वहां पर मैंग्रोव ज्यादा से ज्यादा
क्या नाम है, विकसित हो सके। ठीक है, और देखो उनका एरिया भी होता है विकास करने का, क्योंकि इनकी जो क्या नाम है, उगने के लिए जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती है वो इन्हीं सब क्या नाम है, इसी मुहाने पर और यहाँ जहां नदी और समुद्र का जल मिलता है वो सब होती है। देखो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए भारत में आपका क्या नाम, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाया जाता है सुंदरबन में। उसके बाद कहीं पाया जाता है तो भीतरकनिका, जो कहाँ है भैया, भीतरकनिका आपके उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा में आपका जो भीतरकनिका है ये आपका सबसे बड़ा क्या मैनग्रोव फॉरेस्ट ए होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर, और उससे पहले कौन सा होता है आपका, सुंदरबन। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत डिटेल में चीजें बता दी। अब इससे अगर कोई भी प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, तो समझ जाओगे। यहाँ मतलब कि मेंस आंसर राइटिंग में आपका जो आता नहीं है, क्या कहते हैं, जो फोर्थ पेपर होता है जहां पर आपको नेशनल डिजास्टर के बारे में लिखा जाता है, तो एक केस स्टडी के बारे में यहाँ पे भी लिखा सकता है। हाँ, कुछ डाटा ऐड करना पड़ेगा, तो लोग करते रहोगे। देखो डाटा ऐड करने के लिए क्लास लेकर आता हूँ करंट अफेयर्स की, जो हर संडे को चलती है। वहां पर मैं चीजों को जानबूझ के डिटेल में बताता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, वो तुम्हारे डाटा काम करता है, जो तुम अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। यार देखो केवल प्री ही नहीं पास करना है माय डियर, प्री के बाद तुम्हें मेंस देना है। अब मेंस के लिए जो है इसी हिसाब से मैं करंट अफेयर्स क्लास, आप पॉलिटिक क्लास में ले लो, जाके पॉलिटिक क्लास पढ़ना, उसमें मैं जानबूझ की चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, वरना वन लाइनर में नहीं पढ़ाता। मैं सब्जेक्ट वाइज कभी वन लाइनर पढ़ाता ही नहीं हूं। मैं सब्जेक्ट वाइज ऐसे पढ़ाता हूं कि हाँ बच्चा आज प्री दे रहा है तो कल मेंस देगा, इस बेसिस से पढ़ाता हूं कि मेरी क्लास अगर आज उसे फायदा दी है तो कल उससे उससे ज्यादा फायदा दे। ठीक है, तो ये मेरी सोच होती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को कूट के माध्यम से जो है उनके कालक्रम का निर्धारण करना बताइए। यहाँ पर 4 कार्यक्रम दिए हैं, बताओ इनके कालक्रम के आधार पर आपको निर्धारण करना है। चलिए भैया, सारे यूपी के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग को इसका जवाब जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब आप लोग को पता होना चाहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए भैया थोड़ा सा डिटेल में बता। देखो ये मैंने समय इसीलिए था कि एक बार खुद से समझो भैया कि क्या था कैसे था, क्योंकि मजेदार प्रश्न है ये। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ए दिया है 3 4 1 2। ठीक है, देखो भैया सबसे पुराने की अगर मैं बात करूंगा तो संपूर्णानंद जी। ठीक है भैया, संपूर्णानंद जी 1954 और ये 2 बार रहे थे। एक बार 1954 में आपके बने थे, फिर दोबारा आपके 1957 में जो है ये आपके क्या है बने थे, क्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद आपकी सुचिता कृपलानी जी आती हैं, जो पहली फीमेल, जी भैया फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी यूपी की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है, सुचिता कृपलानी, जो फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी आपकी। ठीक है, 1963 में। कब भैया, 1963 में। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, दूसरा, कमलापति त्रिपाठी जी। कमलापति त्रिपाठी जी आपके यूपी के क्या बने थे भैया, सीएम बने थे, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी जो है आपके क्या नाम है, ये भी आपके जो है 7वें यूपी सीएम थे, और 1971 से 1973 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। कब, 1971 से 1973 के बीच में। और फिर आपके आते हैं चरण सिंह जी, जो आपके किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये एक बार ये क्या है, ये सीएम भी रहे थे, साथ ही साथ ये 2 बार पीएम भी रहे थे, और ये किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 1979 से 1980 के बीच में ये क्या नाम था, देश के प्रधानमंत्री रहे थे, और ये यूपी के 5वें मुख्यमंत्री रहे थे, और 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। एक बार 1967 में, इनका कोई भी कार्यकाल जो है 5 साल नहीं रहा था, ये भी आप जान लीजिएगा, 1970 में। मतलब ये देखो, ये सीएम भी रहे, पीएम भी रहे, लेकिन किसी भी कार्यकाल में इन्होंने पूरे 5 साल नहीं पूरे किए थे, चाहे ये मुख्यमंत्री रहते हुए थे, चाहे ये जो है क्या नाम है प्रधानमंत्री रहते हुए थे। ठीक है, ये जान लेना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरण सिंह जी काफी हॉट टॉपिक बने हुए हैं, अभी हाल ही में क्या नाम है वो भी दिया गया है, क्या कहते हैं, भारत रत्न। तो इसलिए चरण सिंह जी के बारे में चीजें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। ठीक है, चरण सिंह टॉपिक को थोड़ा अच्छे समझ लेना, मे भी क्वेश्चंस में आपके आ सकता है, समझिए। चलो चलो भाई, इसे आरोही क्रम में करना। ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं आपको कम से कम 3 से 4 बार करा चुका हूं, बिना किसी चेंज के। डिट्टो वही क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल ये क्वेश्चन कराते इसलिए, दरअसल कई सारे यूपी एग्जाम्स में एकदम यही प्रश्न ऐसे आया हुआ।
मतलब लोअर पीसीएस ले लो, यूपी ट्रिपल एससी ले लो, जो यूपी स्पेशल, यूपी पुलिस का ले लो, मतलब जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, उसमें डिट्टो यही प्रश्न कई बार आया हुआ। अब देखो ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आरोही क्रम मत या घटते से बढ़ते क्रम में। अब आप घटते से बढ़ते क्रम में कहूं तो आपको एक चीज पता है कि आज के डेट में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा यूपी में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जिला है भैया, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा है भैया? लखीमपुर खीरी। लेकिन अगर आपसे को उसके बाद किसका नंबर आता है, तो भैया उसके बाद नंबर आता है सोनभद्र का। तो यहां पर एक चीज देख के चलो, यानी कि सोनभद्र से कोई ऊंचा है लखीमपुर खीरी है, उसके अलावा तो लखीमपुर खीरी, इसलिए सबसे बड़ा कुछ सोनभद्र। सोनभद्र सबसे अंतिम में कहां कहां? ए में है, सी में है। तो यानी कि क्या हमारा बी और डी ऑप्शन यहीं से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे छोटे की बात करते हैं। तो सबसे छोटे में अगर मैं पूछूं कौन सा है भैया, तो सबसे छोटे में आपका है, क्या नाम है? हापुड़। हापुड़ आप देखो कहीं है? नहीं है। हापुड़ से छोटा भैया कौन सा होता है आपका? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कौन सा भैया? गौतम बुद्ध नगर। इनमें से जहां पर आपको दिख रहा हो उसे मारो सही और बताओ। हाँ, गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर ये खत्म हो तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। जहां गौतम बुद्ध नगर आपका 1282 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, वहीं आपका देखो बाराबंकी और उसके बगल वाले में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। कितना छोटा सा, कितना? 4402 4405। जी भैया, ये प्रश्न मैंने बार बार आप लोग कराया हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ गलत नहीं करना है। और बाकी ये तो बहुत बड़ा है 7405। ये सब स्क्वायर किलोमीटर में होगा। ठीक है, ये जाने रहना, ऐसा मत सोचना कि क्या माप होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक के संदर्भ में सत्य कथन है। देखो भैया, ये प्रश्न आपके लिए भले से 2021 में भी लाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी भी है और 2024 के पेपर में भी है, क्योंकि आपके यूपी में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, पहली बात तो इस बात को जब किया जाता है तो लोगों को सच्चाई बताई ही नहीं जाती पूरी। क्योंकि भैया अभी देखो मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ डाटा देता हूं, तुम उससे समझना, अभी खुद समझना, तुम्हें पता लग जाएगा। और फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ आया था, उसमें बताया था कि इंडिया ऑलरेडी अपनी जो है 2.1 की क्या नाम है रिप्लेसमेंट रेट पर पहुंच चुका है। जी भैया, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट वह रेट होती है कि जब 2 बच्चे हटा करके 2 बच्चे आ जाए, वो जरूरी होता है। अगर उससे कम आपका रिप्लेसमेंट आ रहा है तो यानी कि उस देश के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। जैसे आज के डेट में जापान, आपके क्या नाम है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया भी, ऐसे आपके यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, ये चीन भी आपका है। यहां पर ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार प्रोत्साहित करती कि भैया आप वीकेंड ऑफ ले लो, आप जाओ अपने कपल के साथ टाइम बिताओ, आप बच्चे पैदा करो। वो इस तरह का प्रोत्साहन दे रही है कि आपको बच्चे अगर हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार आपको अलग से क्या ना प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो भैया किसी भी देश के लिए मिनिमम 2 रिप्लेसमेंट रेट, अगर आपका मिनिमम 2 नहीं है, 2 गए 2 आए, अगर नहीं चल रहा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वहां का विकास हिसाब से नहीं हो पाता है। आज फॉरेन में पता है, आप ब्रिटेन की कभी औद्योगिक वृद्धि देख लीजिएगा, हम लोग का कितना आता है? 7% आता है जीडीपी ग्रोथ, 8% आता है, 9% आता है। आप कभी देख लीजिएगा जो है, कभी ब्रिटेन का जाके देख लीजिएगा, वहां पर अगर 1% 2% अगर ग्रोथ आ गया ना तो बहुत ज्यादा विकास दर मान ली जाती, सिर्फ 2% पे, क्योंकि वो चीजों को ऑलरेडी उस हिसाब से पहुंच चुके, उनका सेचुरेशन पॉइंट, उनकी आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, उनको बहुत ज्यादा गैप ही नहीं, चीजें ही नहीं बची हैं। तो 1% एवरेज चलता है, 1 पॉइंट समथिंग, 2% अगर बहुत मान लेते, कहते बहुत अच्छा अचीव कर लिया। तो ये समझ लो, ये जरूरी है। ठीक है, चलो भैया, तो देखो ये जो विधेयक आपका आया था इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखा गया था। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये था कि ये जो विधेयक लाया गया था ये 2021 से लेकर के 30 के बीच में जनसंख्या को नियंत्रित करने के संबंध में, मतलब 10 साल में यहाँ पर इसमें बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2020 में जो 2.7% है, यानी कि राज्य में जो प्रजनन 2.7% है। ठीक है, 2.7% है, इसको जो है क्या करना है, हमें कम करना है। कितना आपके, इसको इन्हें कम करना है, ला करके ले आना है इन्हें कितने भैया, 2.1 पर। कितने? 2.1 पर, वो भी कब तक? 2025 तक। ठीक है, 2025 तक इन्होंने कहा कि 2.7 जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, प्रजनन दर है, इसे घटाकर 2.1 ले आना है 2025 तक। अब देखो इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में हमारी प्रजनन दर कितनी थी? 2.9 थी। कितनी? 2.9 थी। ओके, ये भी चीजें इन्होंने जो है यहां पर बोली हुई है। ठीक है, क्लियर?
उसके बाद अभी आप आगे देखिए, यही नहीं, अभी तो आगे आपको समझना है। इन्होंने ये कहा, ये जो बिल आया है कि इसको 2.1 जो है आपके 2025-26 तक ले जाना है, तो इन्होंने कहा 1.7 हम इसे लेकर जाएंगे 2030 तक। तो देखो, रिप्लेसमेंट रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों अलग चीज होती है। फर्टिलिटी रेट होती है कि हम कितना बच्चा पैदा कर रहे हैं, ठीक है, प्रजनन दर कितनी है। लेकिन रिप्लेसमेंट रेट क्या है कि हम कितने लोगों के जाने के बाद कितने लोगों को उसके द्वारा भर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, दोनों में अंतर होता है। तो अगर आप पूछेंगे तो ये देखो, पहली बात तो 1.7 ले जाना चाह रहे हैं, तो पता नहीं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसे अगर 2 रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी अपना जाने। इस 2026 तक जन दर को प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, ठीक है। 2026 नहीं, 2030 तक, अभी मैंने बताया ना 2030 तक, तो यानी कि ए नहीं होगा। तो राज्य में प्रजनन 2.7 जो है तो यहां पर भैया केवल दो, जी भैया 2.7 है। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर 2.7 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहां पर कुछ डाटा और दिया गया, यहां पर एक कहा गया कि जो मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, उसे हम जो है, जो आज के डेट में 197 है, जी भैया, मातृ मृत्यु दर जो आज के डेट में 197 है, उसे हम 150 लेकर जाएंगे 2025-26 तक, और 2030 तक हम उसे 57 तक लेकर जाएंगे। तो मातृ मृत्यु दर जो आज 197 प्रति क्या नाम है लाख है, उसे हम घटा करके इसे और कम करते चले जाएंगे। उसका दोनों जो शिशु मृत्यु दर है, जी भैया, जो आपका होता नहीं, जो भ्रूण वाला, उसे उन्होंने कहा कि हम जो है इसे, जो आज की डेट में 43 है, इसे 32 तक लेकर जाएंगे 2025-26 तक, और फिर 2030 तक इसे 22 तक लेकर जाएंगे। तो ये डाटा नोट कर लो, यहां से प्रश्न बन सकता है। मैं केवल कहानी के लिए आपको ये डाटा नहीं दे रहा हूं, ये आपको विधेयक है, बता लो, इस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये डाटा बेस ही क्वेश्चन से यहां से आते हैं और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। उसका जिन्होंने कहा जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं, जी भैया, 5 साल से कम वाले जो अभी मृत्यु दर कितनी है, 47 है, उसे 2025-26 तक 35 करेंगे, और आने वाले समय में कब, 2030 तक, मैंने बताया नहीं, 2030 तक हम कितना कर देंगे माय डियर, इसे घटा करके 25 कर देंगे। कितना, 25, ठीक है। तो ये देखो, ये 47, 35, ये आज का है, ये 2025-26 का है, ये 2030 का है। ये जो है इन्होंने 3 प्रोजेक्शन अपने टाइमलाइन के हिसाब से हर चीजों को लेकर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, अच्छे समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जनपद कौन सा था या है, बताओ भैया। जनपद पूछ रहा है। देखो, टॉप 5 बहुत पूछा जाता है। अच्छा बताओ, सब जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा कौन सा है, ये आप लोग को पता है? नहीं पता तो पता करना। तो देखो भैया, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं है तो ये प्रयागराज है। टॉप 5 क्या होता है, प्रयागराज, मुरादाबाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, गाजियाबाद, ठीक है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आपका क्या आता है भैया, आजमगढ़, फिर आपका क्या आता है, लखनऊ। तो ये जो है आपका क्या नाम है, आजमगढ़, लखनऊ, ये आपका क्या है भैया, टॉप 5 मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने इसीलिए आपको डिटेल में बता दिया कि आपको टॉप 5 याद रहे। अब प्रैक्टिस क्लास होता क्यों है? अगर प्रैक्टिस क्लास का मुख्य मुद्दा यही होता है कि चीजों को इतना बताया जाए, समझाया जाए कि अगर आपने जो पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चीजों को जान करके जाए। इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस क्लास जरूर करो, लेकिन ऐसा करो कि जहां पर आपको सीखने को मिले। सिर्फ 1 लाइनर आप लोग अगर इस तरह का प्रैक्टिस क्लास करते हो कि सर इसका जवाब क्या होगा, ये होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, दैट्स अ बैड क्या नाम है, तरीका, ठीक है, बहुत बैड तरीका है। आपको चीजें, जवाब मिल गया, जवाब के साथ आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं जान रहे हैं तो आपके प्रैक्टिस पेपर करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। एक्सप्लेनेशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये आप जान लेना। अगर आप इन सब चीजों को मिस कर रहे हैं तो आप जान के चलो, पढ़ोगे बहुत लेकिन रिजल्ट कोई और लेकर आएगा, ठीक है। चलो, तो देखो भैया, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से किससे अधिक है? उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या देखा जाए तो ये आज की डेट में विश्व में 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलस, क्या नाम है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है, इतनी ज्यादा जनसंख्या, ठीक है। तो बताइए किससे सबसे ज्यादा, इसका सही जवाब क्या होगा? आज की डेट में आपको पता है यूपी में कम से कम 22 करोड़ के आसपास, मोर देन 20 करोड़ या 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर अगर देशों की बात की जाए तो भैया देखो, आपको पता है आपके ब्राजील की कितनी जनसंख्या है? ब्राजील की जनसंख्या है मुश्किल से 21 करोड़ के आसपास। जापान की जनसंख्या है 12 करोड़ के आसपास। रूस की जनसंख्या है 14 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो इंडोनेशिया की हमसे ज्यादा है। ठीक है, तो जितने लोगों ने क्या 1 3 4 जवाब दिया, यानी कि डी 1 3 4 जवाब दिया है वो सही कलर। ठीक है, क्लियर। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं गलत नहीं करोगे। ऐसे अन्य कंट्रीज का जो है थोड़ा सा आप मैप मतलब क्या जनसंख्या जाने रहा करिए। अब ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस, अच्छा आप लोग पता है एक एक चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, नहीं, ये सब कहीं आपकी किताब में दे दिया पढ़ लिए, वरना इतने दिमाग में नहीं आते, क्योंकि आपको जो किताब में दिया आपको लगता है यही पढ़ना यही आता है। नहीं, वो ठीक है, वो तो आता है, लेकिन ये प्रैक्टिस पेपर तुम्हें बताता है कि ये आता है तो इसके साथ कुछ ऐसे आता है, तो जो ऐसे आता है वो यहां से सीखने को मिलता है। अगर यहां से सीख के जाओगे तभी जो ऐसे अगर वहां पर वैसे ही आ जाएगा तो फिर हो जाएगा क्या, हर हर महादेव। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का जो है प्रस्ताव पास किया गया? अभी भैया प्रस्ताव दिया गया है, उस राज्य के उस जगह का भी चयन कर लिया गया है। दरअसल उस राज्य के उस जगह, उस पर्टिकुलर जगह पर इतनी ज्यादा मौतें हो गई थी बच्चों की जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से कि फाइनली उसकी वजह से काफी आप देखे होंगे कि न्यूज भी आ गया था। उसके वजह से एक डॉक्टर जो था वहां का, उसे जेल में डाल दिया गया था। केवल उसकी गलती नहीं, उसने अच्छा काम करके उसे जेल में डाला, क्योंकि उसको दिक्कत ये थी कि उसने उस चीज को प्रमुखता से उठाया। और अभी उस राज्य में प्रॉब्लम है कि धार्मिकता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर व्यक्ति के कामों से ज्यादा उसके धर्म को देख करके उसे ज्यादा सही या गलत समझा जा रहा है, तो उसके धर्म की वजह से जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ये सच्चाई थी और काफी चीजें निकल के आई जो मेरी बातों में पूर्णतः सच्चाई आप कभी देखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है जापानी इंसेफेलाइटिस की जो है रिसर्च के लिए जो है वो उसके सेंटर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आपको पता है बहुत बच्चों की मौत हुई थी यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न है कि नवंबर विधानसभा चुनाव में कुल कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी? जी भैया, भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी, और साथ ही साथ क्या है, आज के डेट में सबसे अमीर पार्टियों में से, सबसे बड़ी पार्टियों में से एक, और आपके आज के डेट में भारत में जो एनडीए की सरकार कह रही है उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एनडीए इंडिया, ये जो एक गठबंधन होता है इसमें कई पार्टियों का मेल होता है। इनमें जो जैसे आपकी प्रमुख पार्टी, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों का क्या आवंटन होता है, उसे प्रमुख पार्टी के रूप में आते हैं, या जिसका जो प्रमुख नेता चुना जाता है। जैसे आजकल बीजेपी से ही व्यक्ति जो चुने गए मोदी बीजेपी पार्टी से, और क्या है आपके देश के प्रधानमंत्री, तो इसलिए प्रमुख पार्टी यहां पर कही जाएगी। बाकी हर पार्टी प्रमुख होती है, लेकिन प्रमुख पार्टी मतलब जो सबसे, जिसकी सीटें सबसे ज्यादा है। तो जितने लोगों ने क्या 3 जवाब दिए सही कर ले। जी भैया, कौन कौन से राज्य थे आपका? राजस्थान, उसके बाद कौन सा था भैया? मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कौन सा था भैया यहाँ पर आपका? छत्तीसगढ़। तो इन तीनों राज्यों में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, इन तीनों राज्यों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 के चुनाव में देखने को मिली थी। ठीक है, समझ गए। चलो यहां पर 200 सीट है, यहां पर शायद आपका 90 सीट है, और यहां पर 200 कितना है यार, 200 समथिंग में से। ठीक है, 200 प्लस 243 ऐसे कुछ है, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। चलो कोई नहीं, जान लेना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो? जी भैया, 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, साथ में 4 के शायद 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। तो 4 राज्यों का जो बड़े 4 राज्य थे उनकी बात मुझे पता है। ठीक है, एक राज्य छोटा राज्य था जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नागालैंड था कि कौन सा था, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। ठीक है, मणिपुर यार था, मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा। तो बताओ इसका सही जवाब। तो यहां पर भैया कांग्रेस ने, जी भैया कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जो है, क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जो है सरकार बनाई है, और रेवंत रेड्डी जी, भैया कौन है? रेवंत रेड्डी जी यहां के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। यहां पर टोटल विधानसभा की संख्या कितनी है? 119 है। तो यहां पर 60 सीटें चाहिए होती, किसके लिए आपको? सरकार क्या कहते हैं, बनाने के लिए। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने 64 सीटें जीती थी। उसका मुख्य विपक्षी दल जो टीआरएस है, क्या नाम है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसने 39 सीटें जीती थी। बीजेपी पार्टी जो वहां पर
तीसरे स्थान पर थी, उसे क्या 8 सीटें मिली थी इस विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या है कैसे, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपको आते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, पहले दरअसल आप जो भारत राष्ट्र समिति देख रहे हो ना, पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति था, फिर इसका नाम बदल के बीआरएस हुआ, अब फिर इसका नाम बदल के क्या हो गया भैया, टीआरएस हो गया। क्या हो गया भैया, टीआरएस हो गया। ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति फिर से हो गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण का। चलो भैया, बहुत ही अब ये प्रश्न मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में कराया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर तो यहां भी कर लिए तो करंट अफेयर्स क्लास क्यों देखे। मैं तुम्हें ट्रेलर बता रहा हूं कि यहां पर करंट अफेयर्स जो प्रश्न आते हैं इतने ज्यादा नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक चीजों को और जो आपके उन चीजों ज्यादा फोकस करता हूँ। करंट अफेयर्स रखता हूँ कि इतना कि ठीक ठाक, लेकिन स्पेशली जो करंट अफेयर्स क्लास लाता हूँ इसलिए लाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पता है डेली नहीं, वीकली लाता हूँ, हर संडे स्पेशल को। क्या भैया, हर संडे स्पेशल को लेकर के आता हूँ। क्यों, क्योंकि भैया जो चुनिंदा है वो पढ़ो, सब पढ़ के क्या करोगे यार, ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री का 3 पार्ट, ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी का 2 पार्ट, साइंस पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, क्या क्या पढ़ लेंगे यार। फिर उसके बाद कुछ स्टेटिक चीजें होती है उसको पढ़ो, कितना दिमाग में आएगा। इसलिए चुनिंदा पढ़ो, कुछ चीजों में चुनिंदा रहो, फायदा होता है। ठीक है, चलो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया जी भैया, डी। आपके नई दिल्ली में जो है इसके पहले संस्करण का जो हुआ आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है आपके प्रधानमंत्री जी शिरकत किए थे, और ये 12 से 14 दिसंबर के बीच में 2023 में। ठीक है, 12 से 14 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ था। 10 दिसंबर को शायद इसका उद्घाटन हुआ था। और इसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जी भैया एआई के क्षेत्र में, एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है टारगेट रखा गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए, वरना बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे 5 ट्रिलियन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, वैसे 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने एआई के संबंध में। ठीक है, ये पहला एडिशन था, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि किस मद से केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा, देखो यार यहाँ पर अब ये प्रश्न थोड़ा सा ओल्ड डेटर हो गया, क्योंकि यहाँ 2023 की बात कर रहा नहीं। आपसे अगर बजट का प्रश्न आएगा तो अब आपका आएगा कब, 2024-25 का। ठीक है, 2023 का अब नहीं आएगा। 23 में पेपर था तो इंपॉर्टेंट था, अब तो चला गया ना, अब आपका 24-25 इंपॉर्टेंट। लेकिन ठीक है, जान लो। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या उधार एवं अन्य मदे जवाब दिया और सही कर लिया। चलो अगले प्रश्न की तरफ, इसमें बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब लेटेस्ट डाटा भी आएगा शायद जल्दी आपका केंद्र का बजट आने वाला है। जी भैया, सेंटर का बजट बहुत जल्द आने वाला है, शायद इसी वीक आ जाए आपका। और उसके साथ आपका यूपी बजट जो आ चुका है, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो पेपर से पहले यूपी बजट हो जाएगा और सेंटर बजट जैसे ही आता है आपको बता दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा में बद्री नारायण को किसके लिए, अरे यार बहुत आसान, बस कम से कम मैं 6-7 बार इसके बारे में बता चुका हूं। चलो बताओ जी भैया, जितनों ने क्या तुमड़ी के शब्द, जी भैया तुमड़ी के शब्द जो जवाब दिए बद्री नारायण जी को सही कर ले। बहुत बार बताया हुआ यार, इसमें बताना टाइम वेस्ट है। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है ना कि डेली क्लास करो। और फिर कह रहा हूं, अगर क्लास अच्छी लगे तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। और क्लास और अच्छी लगे तो कम से कम लाइक कर दो, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दो। ये सारी जिम्मेदारियां आप लोगों की होती है। ठीक है, आप लोग जरूर जरूर करें। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कालीन उद्योग के लिए फेमस है, बताओ। चलो भैया, उसकी नई सीरीज आ रही है इसी जुलाई में, फिर से बवाल मचेगा। तो याद आ ही होगा, क्या नाम, मिर्जापुर, कालीन भैया। ठीक है, कालीन भैया फिर से अपना जलवा दिखा रहे हैं। ट्रेलर से तो लग रहा है कालीन भैया बैकग्राउंड में खड़े होकर पूरे गेम का मजा लेंगे, फिर आगे आके फ्रंट फुट पे खेलेंगे। फिर जो है अब मुझे लग रहा है इस बार गुड्डू भैया जो है स्टार्टिंग में पहले बहुत परेशान करेंगे, फिर बाद में वो रोएंगे, क्योंकि पूरी चीजें तो मुझे यही समझ में आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पहले तो जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। चलो, क्योंकि कुछ कुछ हम लोग भी तो कुछ कुछ जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं माय डियर, हम लोग भी तो इंसान ही है, हम लोग के पास भी दिमाग है ना। चलो, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है किसने जीता था, बताइए। स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, ट्रेविस हेड, मोहम्मद शमी। ठीक है, वैसे मुझे इस बार सबसे ज्यादा वो जो विजय हैं, विजय हीरो हैं, उनका श्री नाम है, उनका जो करेक्टर है जो डबल रोल लेता है उनमें एक की मृत्यु हो जाती है, उनका किरदार देखने लायक, इस बार वो कौन से रोल में आते हैं। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, विराट कोहली। देखो भैया, विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। ठीक है, वहीं ट्रेविस हेड को फाइनल मैच में अच्छे मैच के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया था।
क्योंकि भारत को हरा करके विश्व कप जीत लिया था आपके किसने भैया, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इस बार भी विश्व कप चल रहा है T20, कहां पर, कैरिबियन और क्या नाम है, अमेरिका मिला करके, और फाइनली इंडिया ने कल हरा दिया है भैया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए, क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराती है ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, फिर हमें इंग्लैंड को हराना, उसके बाद फिर क्या, कप अपना है। ठीक है, इंग्लैंड को हराने के बाद फाइनल में फिर कोई टीम बचेगी ही नहीं, कोई नहीं बचेगी यार। अफ्रीका चौकस टीम है ऑलरेडी, बांग्लादेश हमसे क्या ही जीतेगा, अच्छा लड़ती है, जीत नहीं पाएगी। एक साइकोलॉजिकली जो एडवांटेज है वो हम लोग के पास है। ठीक है, तो ये चीज है, बस यही इंग्लैंड को अब हराना है और ऑस्ट्रेलिया को बस एक कष्ट करके बाहर करने के लिए अफगानिस्तान को आज जीतना है बस। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दुआ करने के लिए मैंने इसके बारे में जानकारी दी। चलो अगले प्रश्न। हाँ, यहाँ पर विराट कोहली ने देखो एक रिकॉर्ड भी तोड़ा था, कि सचिन तेंदुलकर का जो है रिकॉर्ड तोड़ा था, कि उन्होंने जो है 11 मैच में 765 रन मारे थे। जी भैया, विराट कोहली ने कितने, 11 मैचेज में ही 765 रन मारे थे, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कम नहीं होता है। चलो, भारत का 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान क्या नाम है महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, बताइए। यहां पर इसका सही जवाब है किस राज्य में, हरियाणा, गोवा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो जितने लोगों ने भैया क्या ए जवाब दिया है, हरियाणा के फरीदाबाद में जो है ये आयोजित किया जाएगा, और इस बात का थीम होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, REACH इन अमृतकाल। ओके, साइंस एंड टेक पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये इस बार का थीम था। चलो भैया, आज का आखिरी प्रश्न और इसी साथ आज का क्लास खत्म होता है, कि अक्टूबर 2023 में किस देश ने पहली बार जो है यहां पर क्या नाम है, किस देश से पहली बार 2+2 क्या होता है, यहां पर उस देश के 2 मंत्री और हमारे देश के 2 मंत्री, कौन से 2 मंत्री, फॉरेन और क्या नाम है, डिफेंस। जी भैया, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री आपस में क्या होता है, मिलते हैं। ठीक है, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री आपस में मिलते हैं। तो उन 2 देशों का, उस भारत और उस देश का नाम बताइए जिसने पहली बार भैया 2+2 की शुरुआत अक्टूबर 2023 में की है। चलो, आपको पता है भारत का शायद जापान से होता है, उसके बाद आपका अमेरिका से होता है, और आपका एक यूरोपियन कंट्री है उससे भी होता था, अभी एक यूरोपियन कंट्री और ऐड हुआ है। तो 4-5 अब ये चीजें मैंने 2+2 के बारे में यही सेम प्रश्न अपने करंट अफेयर्स क्लास में मैंने कराया हुआ था, और वहां पर चीजों को एक्सप्लेन में डिटेल में बताया हुआ था, आप देख लीजिएगा। इसलिए मैंने करंट अफेयर्स की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। क्यों, बहुत बड़ी क्लास नहीं होती, 1-1 घंटे क्लास होती है, अभी कुल 8-9 क्लास हुई है। अगर आपको लग रहा है कि सर बता रहे हैं जरूरी है, तुम जा करके पुराना मत देखो, जो अभी से मतलब जो अभी का 9वां 8वां 7वां देख लो, वो देख लो ना, पुराना मत जाओ पहले से देखना, पीछे से देख लो, क्योंकि पीछे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स जैसे बीतता जाता है वो हम लोग के लिए आउटडेटेड होता जाता है। तो अभी से जो पुराना है उसे देख लो, प्लेलिस्ट इसीलिए बना देता हूं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या यूके जवाब दिया है वो सही के लिए, यूके पता है ना आप लोग को। चलो, उम्मीद करता हूं चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। फिर से बता रहा हूं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के देखो, इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नों से, हर बाजार की हर प्रमुख किताबों से जो आपको देखने को मिलती है भैया, जिसके लिए तुम हजारों रुपए दे करके उसके लिए तुम लोग क्या करते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, क्लासेज लेते हो, मैं फ्री में चीजें दे रहा हूँ। पॉलिटी क्लास देख लेना, और तुम उसका जो तुम्हें लगा कि इंडिया का सबसे अच्छा पॉलिटी पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहूंगा खराब पढ़ना, वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं, मैं कहूंगा उनकी पढ़ लेना, मेरी पढ़ लेना। अगर तुम्हें समझना है तो मुझे बता देना वही नीचे कमेंट बॉक्स में, वरना मेरा नंबर है 7905095134, वहां पर बता देना कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो टाइम बेस्ट है या ऐसा पढ़ा दिया है कि आज के बाद तुम्हें पॉलिटी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है और ना किसी क्लास और पेड कोर्स लेने की जरूरत है। वो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें कितना समझ में आता है, लेकिन बार पढ़ो फिर पता लगेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनाई हुई, क्लास खत्म हो रही है, शायद आप लोग के स्क्रीन पर आ भी गया होगा पॉलिटी की प्लेलिस्ट। अभी कल क्लास हुई थी, अभी मूल अधिकार का एक पार्ट बचा जिसमें क्लास खत्म हो जाएगी, तो मूल अधिकार तक खत्म, फिर एक क्लास में आपका क्या नाम है, आपका 1 से 2 क्लास में आपका DPSP और आपका क्या नाम है, ये आपका
मौलिक कर्तव्य खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद आपका आगे इंपॉर्टेंट चीजें चलती रहेंगी। उम्मीद है मेरा कि अक्टूबर तक आप लोग का कम से कम प्रमुख विषयों को खत्म करके एक बार रिवीजन अच्छे से करा दीजिए, ठीक है। और बाकी इसीलिए डेली प्रैक्टिस सेट करते रहो, करंट अफेयर्स क्लास करते रहो, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट में जो चीजों को एक्सप्लेन करता हूं उन्हें देखो, और जो मैंने कहा एटलस जाके चेक कर लेना, और चेक कर लेना, सारी चीज जरूरी है आपकी खुद की तैयारी के लिए, ठीक है। तो साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ये तो ट्रेलर अभी साफ काफी चीजें आनी बाकी है। बाय।